A very good morning to everyone. Hello, this is Dr. Madhulika Roy. Today I have brought Histology of Gastrointestinal Tract. It is part 1. ये पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस में भी है और अंडर ग्रेजुएट क्लास में भी है. खासकर ये पार्ट है बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर का. आई थिंक नाउ इट इज़ इन बीएससी सेकेंड ईयर ओनली, जिसमें आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स पढ़ना होता है और उसी के अंतर्गत ये आप इसको डिटेल में देखेंगे. कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ that what is histology and why I am giving you a video lecture on it. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन स्लाइड्स को देखकर गुलाबी रंग की है, नीले रंग की है, पर्पल है, इस तरह के कमेंट्स करते हैं जो आपको मार्क्स नहीं दिला सकते हैं. इसलिए मैं किस तरह से हिस्टोलॉजी को प्रैक्टिकल में अटेम्प्ट करना होता है वह आपको बताना चाहती हूँ. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आपको मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक एक चीज़ मैं इसमें समझा सकूँ. इसीलिए पहले आप ये समझिए कि हिस्टोलॉजी क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है, उसकी हिस्टोलॉजी क्या है, इन ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या हैं, और फिर हम देखेंगे विभिन्न वर्टिब्रेट्स में किस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखता है. तो आपको ये पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर सभी में एक जैसा है. सारे टेट्रापोड्स में एक ही जैसा आपको बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा. उनके फंक्शंस भी बिल्कुल वही होंगे, लेकिन उनकी एनवायरनमेंट के कारण उनकी बॉडी उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा. थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर, पूरा हिस्टोलॉजी लगभग एक ही जैसा है. उनके कार्य भी एक ही जैसे हैं. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, हिस्टोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पार्ट 1. इस पार्ट में मैंने केवल स्टमक को लिया है, लेकिन पूरी हिस्टोलॉजी को डिटेल में समझाने का प्रयत्न किया है. ये देखिए, चूंकि ये कंपैरेटिव एनाटॉमी का पार्ट है, इसीलिए मैंने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया है. आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक फिश का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, तो ये एक एम्फीबियन का ट्रैक्ट है, तो ये रेप्टिलियन का है, ये एक डोव का पिजन का है, पिजन मतलब बर्ड का है, और ये काऊ यानी एक मैमल का है. इनमें आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं. एक डिफरेंस मैं आपको पॉइंट आउट करूं कि बर्ड में जो स्टमक होता है वो बाकी वर्टिब्रेट से बिल्कुल अलग होता है. क्यों? बिकॉज दे आर लीडिंग एरियल लाइफ. इनमें कई एरियल एडेप्टेशंस मिलते हैं. ये फूड को नीचे जब उड़ते समय तो भोजन कहाँ करेंगे, ये भोजन को पहले कलेक्ट कर लेते हैं. तो इनके स्टमक के कई पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट होता है क्रॉप, जिसमें ये अपने फूड को कलेक्ट करके रखते हैं. गिजर्ड, जिसमें फूड को चक्की की तरह पीसा जाता है, इत्यादि. बाकी सब में आप देख रहे हैं कि स्टमक बहुत बड़ा पार्ट है और स्टमक के कई पार्ट्स हैं जो आपको समय के साथ दिखेंगे. पार्ट 1 में हम स्टमक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कई सिनोनिम्स हैं, यानी इसके कई पर्यायवाची शब्द हैं. जैसे डाइजेस्ट, अभी हमने लिखा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी वही है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल भी इसी को कहते हैं, गट भी इसी को कहते हैं. सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज अ लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस. पिछले चित्र में आपने इसको ऑब्जर्व किया है और एक्सपीरियंस भी किया है कि माउथ से एनस तक फैली हुई है ये लंबी ट्यूब, जिसके कई पार्ट्स हैं. उनमें पहला पार्ट है ओरल कैविटी. ओरल कैविटी यानी सिंपली आपका माउथ, या किसी भी जीव का माउथ, उसे ओरल कैविटी कहते हैं. इसके बाद फेरिंग्स आता है, और फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट शुरू हो रहा है इसोफेगस. हालांकि कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी इसोफेगस में नहीं हो रही है, ओरल कैविटी में होती है, पर वो बाद में बात करेंगे.
स्टमक में डाइजेस्टिव एक्टिविटी हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन इज द पार्ट वेयर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस, यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ क्लोएका लिखा है, मैमल्स में होगा रेक्टम, बाकी सभी में होगा क्लोएका, यानी एम्फीबिया से लेकर बर्ड्स तक क्लोएकल चेंबर होता है, और मैमल्स में रेक्टम डायरेक्टली खुलता है एनस में। ये अंतर है। ये हम चूंकि वर्टिब्रेट एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी को देख रहे हैं, तो हमें ये अंतर पता होना चाहिए कि सारे टेट्रापोड्स में बर्ड्स तक एक क्लोएकल चेंबर होता है। वो क्लोएकल चेंबर मैमल्स में नहीं पाया जाता, और मैमल्स में रेक्टम डायरेक्टली एनस में खुलता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सिवा कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स अनिवार्य होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। ये हैं टंग, टीथ, ओरल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर। इनकी बहुत आवश्यकता होती है। फिजियोलॉजी में आप इसको डिटेल्स में देखें। नाउ व्हाट इज हिस्टोलॉजी? अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यूज का अध्ययन। कोई अंग किस प्रकार की सेल्स या टिश्यूज से बना हुआ होता है, उसे ही हिस्टोलॉजी कहते हैं। So it is the branch of life science where study of tissues are done. The tissue structure in any organ or region vary according to their functions. आपको थोड़े थोड़े अंतर के साथ लगभग एक ही जैसी रचना सारे टेट्रापोड्स में देखने को मिलेगी, और सेल्यूलर स्ट्रक्चर अपने कार्य के अनुसार स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो जीआई ट्रैक्ट में 4 लेयर मिलेंगे आपको। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें किसी भी ऑर्गन का, यानी स्टमक, इंटेस्टाइन, डिओडिनम, इलियम एटसेट्रा एटसेट्रा, आप जिसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बेसिकली ये 4 लेयर्स अवश्य मिलेंगी। म्यूकोजा, उसके नीचे सब म्यूकोजा, मस्क्यूलरिस म्यूकोजी या मस्क्यूलरिस प्रोपरिया, और आउटर मोस्ट लेयर एडवेंशिया, जिसे सिरोसा भी कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज लेयर्स वेरीज इन डिफरेंट रीजन्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जो इनका कार्य होगा उसी प्रकार की ये स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी। कॉम्पोजिशन ऑफ टिश्यूज इन जीआई ट्रैक्ट, उसे हम आगे बढ़ाते हैं, डिटेल बताते हैं। जब भी आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, हिस्टोलॉजी ऑफ एनी ऑर्गन, व्हेन यू ड्रॉ हिस्टोलॉजी ऑफ एनी ऑर्गन, प्लीज राइट ऑल दीज लेयर्स, दीज आर मस्ट। इन्हें लिखना अनिवार्य होगा, तभी आप पता चलेगा कि आपको हिस्टोलॉजी के बारे में आइडिया है। तो क्या पहली लेयर कौन सी होगी? स्टमक की पहली लेयर होगी। इस पार्ट में हमने स्टमक को लिया है, इसीलिए मैं स्टमक का उल्लेख कर रही हूँ। लैमिना प्रोप्रिया ऑफ स्टमक इज कंपोज्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड टिश्यू इंटरस्पर्स्ड विद स्मूथ मसल्स एंड लिम्फॉइड सेल्स। जो सबसे बाहरी लेयर है, बाहरी लेयर है ना, जो ल्यूमेन के को स्तरित कर रही है, वो है म्यूकोजा। अभी सबसेक्वेंट चित्रों में आपको ये देखने, स्लाइड्स में आपको ये चित्र दिखेंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कनेक्टिव टिश्यू इज लूज, बीच बीच में आपको स्मूथ मसल्स मिलेंगी, और मिलेंगे लिम्फॉइड सेल्स। लिम्फॉइड सेल किसके लिए होती हैं? दे आर इम्यून सेल्स, दे इम्पार्ट इम्यूनिटी, और बहुत ज़रूरी है जीआई ट्रैक्ट में इम्यून सेल्स का होना। क्यों? भोजन में कुछ भी आ सकता है, कोई भी माइक्रो पैथोजन आ सकता है, तो उससे फाइट करने के लिए लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड सेल्स आवश्यक होते हैं। और स्मूथ मसल्स क्यों होती हैं? बिकॉज मस्कुलर टेंडेंसी इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सो food comes down with peristalsis. Second layer is muscularis mucosae, which separates mucosa from underlying submucosa. अब म्यूकोजा और सबम्यूकोजा के बीच में एक मस्क्यूलरिस म्यूकोजी की लेयर आपको दिखेगी। अगली कुछ स्लाइड्स में आपको ये दिखेगा। Epithelium lining the pits and covering the surfaces are simple columnar epithelial cells.
अब सेल्स कई तरह की होती हैं, जिसमें स्क्वेमस एपिथेलियम होती है तो कॉलमनर एपिथेलियम होती है। ओरल कैविटी में अगर स्क्वेमस एपिथेलियम मिलता है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इनके विशेष कार्य होते हैं। आप कुछ समय के साथ ये भी दिखेगा। All cells secrete alkaline mucus in digestive tract. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये सेल्स एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करते हैं और म्यूकस से भोजन लसलसा बहता है। Now various parts of GI tract. इस चित्र में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड्स का बना होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के पार्ट्स की हम बात इसके पहले भी कर चुके हैं और एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात भी हम कर चुके हैं। यहाँ ओरल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट होता है और इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। सेल्यूलर लेयर में केवल म्यूकस सिक्रेशन होता है जिससे भोजन कैसा बना रहे, लसलसा बना रहे और वो नीचे की ओर आसानी से उतरे। अदरवाइज इसोफेगस में ही फूड पाइप जिसे कहते हैं, इसोफेगस क्या है? फूड पाइप, भोजन फंसेगा। फिर आता है स्टमक। ये स्टमक पहला पार्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है। भोजन लंबे समय तक यहाँ रुकता है। आप आगे चलकर देखिएगा। इसके बाद इट इज फॉलोड बाय स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। ये है मेमेलियल पैटर्न। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बात की थी वो था एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, जिसमें हमने क्लोएका देखा था और यहाँ पर ये मैमल है। मैमल का पैटर्न है, इसलिए आपको यहाँ पर रेक्टम इज डायरेक्टली ओपनिंग टू एनस और एसोसिएटेड ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास। इनकी अपनी भूमिका है भोजन के पाचन। नाउ कॉमन हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अब आप चाहे स्टमक पढ़ें, चाहे इलियम पढ़ें, चाहे डिओडिनम पढ़ें, रेक्टम पढ़ें, कुछ भी देखें, इसोफेगस देखें, कुछ भी देखें, हर किसी में आपको ये कॉमन स्ट्रक्चर ज़रूर मिलेगा। ये और बात है कि इनका जो ल्यूमेन है उसका डायमीटर वेरिएबल होगा अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, देयर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। डायमीटर अलग अलग होता है। आपको मालूम है इंटेस्टाइन की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टमक इज अ लार्ज बैग। सॉरी। द entire tract is covered by a wall made up of 4 layers. Gastrointestinal tract में कोई भी अंग हो जिसको हम देख चुके हैं उसमें ये 4 लेयर्स अवश्य होंगी। म्यूकोसा होगा, सब म्यूकोसा होगा, मस्क्यूलरिस होगी और सिरोसा। एडवेंशिया कहा था हमने थोड़ी देर पहले, वो सिरोसा है। सिरोसा भी कहते हैं इसे। म्यूकोसा में क्या है? म्यूकोसा में मस्क्यूलरिस म्यूकोजी है जो एपिथेलियल सेल से बनी है और इसमें है लेमिना प्रोप्रिया जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू है। And in this loose connective tissue you will find a large number of blood vessel, lymph vessel and smooth muscle cells. हम बात कर चुके हैं ब्लड की आवश्यकता तो है ही। डाइजेशन के लिए बहुत अधिक ब्लड आना चाहिए क्योंकि ब्लड में हार्मोन्स डायरेक्टली गिरते हैं, ब्लड में एंजाइम आएगा, ऑक्सीजन आएगा, इत्यादि इत्यादि। और ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम, तो ब्लड वेसल तो होंगी ही। और लिम्फ वेसल्स क्यों होंगी? लिम्फ सेल्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स यहाँ पर होंगे जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़े। स्मूथ मसल्स आप जानते हैं कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं और ये इनवॉलंटरी होते हैं, यानी इच्छा शक्ति के बाहर ही हैं। ये अपना कार्य करते ही रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। Submucosa is the second layer which is composed of dense connective tissue and many blood and lymph vessels. हर किसी में blood और lymph vessels होंगे। तीसरा लेयर आता है muscularis. It is made up of smooth muscle cells and it has two layers. अंदर की तरफ सर्कुलर मसल और बाहर की ओर longitudinal layer. चौथी लेयर है serosa. It is a thin layer of loose connective tissue having blood and lymph vessels. It has adipose tissues too and outermost thin layer of squamous epithelial cells जिसे mesothelium कहते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ म्यूकोजा। म्यूकोजा में किस तरह की सेल्स होती हैं? तो आप देखिए ये ऑर्गन्स हैं
ये मैमेलियन ऑर्गन लिए गए हैं। माउथ, फेरिंग्स और इसोफेगस में आपको एपिथेलियल सेल्स किस प्रकार की दिखती है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। जबकि ये जो डाइजेस्टिव स्पेसेस हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें सिंपल कॉलमनर सेल्स होती हैं। एपिथेलियल सेल्स सिंपल कॉलमनर है। और एनस फिर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। ये अब इसे चित्र के माध्यम से देखिए। अब तक जो आप टेक्स्ट में पढ़ रहे थे, इसको आप चित्र में समझिए। ये है ल्यूमेन। यही वो ल्यूमेन है जिसकी बात हम कर रहे हैं कि माउथ से शुरू होकर एनस तक ये जा रहा है और यहीं पर भोजन का डाइजेशन होता है। भोजन मुंह से आकर सीधे नीचे चलते हुए, डाइजेस्ट होते हुए, एब्जॉर्ब होते हुए, फिर रेक्टम से होते हुए एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसमें मस्कुलर लेयर देखिए, दिस इज मीजेंट्री, ये बाहर की ओर है जो बॉडी वॉल से जुड़ी हुई है। म्यूकोजा ल्यूमेन और ये है म्यूकोजा। ल्यूमेन के अंदर है, पहली लेयर है, उसे स्तरित कर रही है म्यूकोजा। म्यूकोजा को मस्कुलरिस म्यूकोजी सेपरेट कर रही है सब म्यूकोजल लेयर से। अब सब म्यूकोजा और लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल लेयर के बीच में आप देखिए सब म्यूकोजल प्लेक्सस। और सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के बीच में भी आपको कुछ एक लेयर दिख रही है। ये लेयर है मीसेंट्रिक प्लेक्सस। और सबसे बाहर की ओर है सिरोसा। सिरोसा किससे बना हुआ है? मीजोथीलियम से बना हुआ है। और हर किसी का अपना एक स्पेसिफिक कार्य है। नाउ कंपैरेटिव हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। हम टेट्रापोड्स में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स में कंपैरिजन करते हुए स्टमक की रचना का अध्ययन करने वाले हैं। फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक का फंक्शन डाइजेशन है। ये भोजन का डाइजेशन कैसे होता है? यहाँ से HCl निकलता है स्टमक की सेल्स से। स्टमक HCl निकलेगा, वो भोजन को एसिडिक कर देगा। एनवायरनमेंट को, स्टमक का एनवायरनमेंट हाईली एसिडिक होता है और यहाँ पर प्रोटीन्स का ही डाइजेशन होता है। स्टमक के 3 पार्ट्स हैं। कार्डियक, जो इसोफेगस के बिल्कुल करीब होता है और इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं। फंडिक स्टमक, जो लार्जेस्ट पार्ट है स्टमक का, इसको बॉडी भी कहते हैं, स्टमक की बॉडी भी है। एंड इट कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत करीब है और इसमें भी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आपको मिलेगी। नाउ यू सी द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, cellular structure of stomach cells. See, this is the lumen. इस ल्यूमन में एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर्स और पेप्सिनोजन आपको मिलेगा। ये है म्यूकस लेयर और ये म्यूकस सेल्स की सरफेस है जिसमें से म्यूकस, ट्रिफॉइल पेप्टाइड, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन होते रहेंगे। ये स्पेसिफिक बातें आपको देखनी है। म्यूकस नेक सेल्स हैं जिन्हें स्टेम सेल कंपार्टमेंट हैं। पैराइटल सेल्स और ऑक्सेंटिक सेल्स बहुत विशेष है, बहुत विशेष। जब आप स्टमक का अध्ययन कर रहे हैं किसी भी जीव में, चाहे वो एम्फीबिया हो, चाहे वो रेप्टिलिया हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो मैमल हो, सबका बेसिक फंक्शन एक ही जैसा होगा, बेसिक सेल्यूलर स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। ये हिस्सा है पैराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल, जिसमें यही सेल है जो HCl का सिक्रीशन करती हैं और पैराइटल सेल से निकलने वाला HCl इस माध्यम को पूरी तरह से एसिडिक कर देता है। नाउ कम्स मास्ट सेल्स। ये मास्ट सेल्स लिम्फॉइड सेल्स से निकलती हैं और WBC में भी होती हैं। इसका कारण क्या है? ये हैं इम्यूनिटी इम्पार्ट करने वाली सेल्स होती हैं, चीफ सेल्स। अब चीफ सेल्स वो विशेष प्रकार की सेल्स हैं जिनका काम है एंजाइम्स बनाना।
यानी गैस्ट्रिक जूस चीफ सेल से निकलता है और इसका मुख्य एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। ये प्रत्येक वर्टिब्रेट में इसी प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। Now let's begin with various stomachs uh, in various vertebrates. एम्फीबिया पहले ले लिया, देखिए सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, कनेक्टिव टिश्यू आपको दिख रहा है और बिल्कुल जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने जो चित्र देखा, जैसे कि स्टमक से किस प्रकार की सेल्स निकले बनी है, चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, मास्ट सेल्स इत्यादि, वो सब आपको इसमें भी मिलेंगे। फंडिक पार्ट से निकलेगा। ये रेप्टिलियन हिस्टोलॉजी म्यूकस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। यहाँ पर चित्र उतना क्लियर नहीं है और लेकिन आपने उस विशेष चित्र में देखा कि किस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स इत्यादि इसमें होंगी, इसी एरिया में वो होंगी और फंडिक पार्ट में होंगी। ये देखिए बर्ड की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। बर्ड हम पहले भी बात कर चुके हैं बिल्कुल शुरू में कि बर्ड का स्टमक बिल्कुल अलग होता है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि एवियन स्टमक इज डिफरेंट देन अदर वर्टिब्रेट्स। उसमें क्रॉप रहता है जिसमें फूड को वो स्टोर करके रखता है, प्रोवेंट्रिकुलस होता है, गिजर्ड होता है जिसमें भोजन को पीसा जाता है। तो ये देखिए गैस्ट्रिक म्यूकोजा दिख रही है, गैस्ट्रिक कैविटी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये रहे। यहाँ पर वो वाली सेल्स इतनी मैग्नीफाई होकर नहीं दिख रही हैं जिनसे चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स हैं, जिस नहीं उतनी मैग्नीफाइड नहीं दिख रही हैं, पर उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा जैसे आपने उस चित्र में देखा था होगा। Finally, this is stomach in mammalia. Gastric pits, gastric cavity, muscularis mucosae, पहले gastric mucosa, submucosa, इनके बीच में है muscularis mucosae, circular muscle, longitudinal muscles। ये विशेष रचना आपने इन चारों लेयर्स को आपने कॉमन पाया चारों वर्टिब्रेट्स में। अब मेमेलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फंडस नहीं होती हैं और the lining epithelium of the stomach and gastric pits are entirely made up of mucous columnar cells. These cells provide coating of the muscles. They protect the gastric cavity from acid and from other things in the lumen. Lumen में जो भोजन है उसको प्रोटेक्ट कर रही है सेल्स। इसमें कोटिंग बनाया हुआ है, सेल्स को फूड को लसलसा बना के रखता है और एसिड भी इसमें से निकल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ gastrointestinal tract. I have taken stomach for that, and the text part is from these books: Medical Physiology, Human Physiology, Animal Physiology by Lucanio, Guyton and Hall. Sorry, this was not written, it is a mistake. Guyton and Hall is the name of the writer. Human Physiology by C.C. Chatterjee, Animal Physiology by Lucanio, and the sources of figure of course from Google and Pinterest. Thank you.